हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर IQ। मैं नामिका डागर। आज इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का लेक्चर 2, जिसमें हम डेफिनेशन को क्लियर करेंगे और इसके बाद हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सिर्फ MCQ लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम है, चाहे वो JRF का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, चाहे वो बिहार CJ का एग्जाम हो। ओके, लेकिन जो सेक्शन क्लोज है, जो डेफिनेशन का सेक्शन क्लोज है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक एक्ट में। ओके, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, 15 डेफिनेशन दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेशन से रिलेटेड जरूर पूछ लेता है एग्जामिनर। ओके, तो इसलिए हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की डेफिनेशन, जो कि कहाँ पर डिफाइन की गई है? डिफाइन की गई है सेक्शन 2 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन दी गई है बायर की, कि क्रेता कौन होगा। बात करता है कि बायर कौन है। बायर है कि क्रेता वह व्यक्ति है जो कि किसी माल का, किसी गुड़ का क्रय करता है। मीन्स किसी गुड़ को क्या करता है? खरीदता है, उसे परचेज करता है, या फिर परचेज करने का क्या करता है? करार करता है। ओके, चाहे तो वो कोई गुड़ बाय करता है या बाय करने का क्या करता है? एग्री होता है बाय करने के लिए, तो वो क्या है? वो होगा भाई क्रेता। ठीक है, इसके बाद है परिधान, मीन्स डिलीवरी। डिलीवरी क्या है? परिधान से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कब्जे का स्वेच्छा अंतरण अभिप्रेत है। अब परिधान क्या है? डिलीवरी क्या है? कि जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या होता है? किसी गुड़ का कब्जा दिया जाता है, कब्जा ट्रांसफर किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है भाई? वो डिलीवरी कहलाता है। ओके, तो सेक्शन 2(1) में क्या है? बायर की डेफिनेशन है, क्रेता की डेफिनेशन है। सेक्शन 2(2) में किसकी है? डिलीवरी की या परिधान की। अब देखते हैं सेक्शन 2(3), जो बात करता है कि माल का परिदेय स्थिति में होना। ठीक है, कि जो माल होगा वो डिलीवर स्टेट में कब होगा? तो कहा जाता है कि माल का परिदेय स्थिति में होना तब कहा जाता है जबकि वो ऐसी स्थिति में हो कि क्रेता उसका परिधान लेने के लिए संविदा के अधीन आबद्ध हो जाए। ठीक है, कि क्रेता क्या हो जाए? क्रेता उसे लेने के लिए क्या हो जाए? बाउंड हो जाए, तो वो क्या माना जाएगा? कि जो गुड़ है वो परिधान की स्थिति में है। ठीक है, फिर है सेक्शन 2(4), जो कि बात करता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, कि माल पर हक के दस्तावेज कौन कौन से होंगे। तो इसमें हमें आपको याद रखना है बस माल का पर हक के दस्तावेज के अंतर्गत क्या क्या आता है? वहन पत्र आता है, डाक वारंट आता है, भांडागारिक प्रमाण पत्र आता है, घाटवाल का प्रमाण पत्र आता है, रेल रसीद आते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बस क्वेश्चन यही पूछता है कि माल पर हक के दस्तावेज के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो याद रखना है क्या क्या आता है? घाटवाल प्रमाण पत्र, रेल रसीद, डाक का वारंट, भांडागारिक प्रमाण पत्र और वहन पत्र आते हैं। ठीक है, हमें बस इतना याद रखना है इसमें। और याद रखना है कि माल पर हक दस्तावेज के बारे में कहां पर डेफिनेशन दी गई है? तो डेफिनेशन दी गई है 2(4) में। इसके बाद है हमारा फॉल्ट, जो बात करता है किसकी? कसूर की। तो कसूर क्या है? फॉल्ट क्या है? कि कोई भी ऐसा रॉन्गफुल एक्ट है, कोई भी क्या है? रॉन्गफुल एक्ट है, वो क्या कहलाता है? वो सदोष कार्य व्यतिक्रम अभिप्रेत है कसूर से। कि फॉल्ट से क्या है? फॉल्ट से रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट अभिप्रेत हैं। ओके, इसके बाद है फ्यूचर गुड्स। ये भावी माल की बात करता है कि कोई ऐसा माल कि जब खरीदा जा रहा है तब ना तो बना है ना ही बन के तैयार हुआ है। कब बन के तैयार होगा? कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में बन के तैयार होगा, या बाद में दिया जाएगा, या विनिर्मित किया जाएगा, या उत्पादित किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वो फ्यूचर गुड्स कहलाते हैं। सेक्शन 2(6), भावी माल से वह माल अभिप्रेत है जिसे विक्रय की संविदा करने के पश्चात सेलर क्या करता है? सेलर चाहता उसे विनिर्मित करता है, या उत्पादित करता है, या कहीं से अर्जित करता है। ठीक है, मीन्स क्या है भाई? ऐसा गुड़ है कोई भी जो कि विक्रय की संविदा करने के पश्चात सेलर को प्राप्त करना है अपने पास में। जो प्राप्त करेगा तभी तो किसे देगा? बायर को तभी तो देगा ना सेलर। ठीक है, इसके बाद है माल या गुड्स की बात करता है कि माल क्या है? तो माल में बस हमें ये याद रखना है कि अनुज्ञेय दावे जो होते हैं और धन से भिन्न हर किस्म की जंगम संपत्ति आती है। मीन्स गुड्स में क्या आता है? हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी आती है। किसे छोड़ के?
धन को छोड़ के मीन्स मनी को छोड़ के, और एक्शनेबल क्लेम्स को छोड़ के हर प्रकार की जो जंगम संपत्ति आती है वो क्या मानी जाती है, वो गुड मानी जाती है। ओके, क्या मानी जाती है, गुड्स मानी जाती है। सेक्शन 2.7 बात करता है गुड्स की। सेक्शन 2.8 हमें इसमें इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, ये नहीं है कि हम पूरी डेफिनेशन याद रखेंगे क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ओके, तो हमें मेन पॉइंट याद रखने हैं। सेक्शन 2.8 किसकी बात करता है, बात करता है इंसॉल्वेंट की, मीन्स दिवालिये की। तो दिवालिया वह व्यक्ति है जिसने कारोबार के मामूली अनुक्रम में अपने ऋणों का, जो उसके ऊपर ऋण है उनका संदाय बंद कर दिया हो, या अपने ऋणों को जैसे जैसे वे शोध्य होते जाएं संदाय ना करता हो, चाहे उसने दिवालेपन का कोई कार्य किया हो या ना किया हो। इंसॉल्वेंट कौन है, जो कि जो उसके ऊपर ऋण है, ठीक है, जो उधार है उसे ना खर्च करता, उसे ना देता हो वापस, ठीक है, और जैसे जैसे उसके ऊपर और ऋण चढ़ता जाता है उसे देने से मना करता हो या नहीं देता हो, तो वो क्या हुआ, इंसॉल्वेंट हुआ। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सेक्शन 2.8 में डिफाइन की गई है, याद रखना है अच्छे से। इसके बाद है वाणिज्यिक अभिकर्ता, मर्केंटाइल एजेंट कौन है, ऐसा अभिकर्ता मर्केंटाइल एजेंट माना जाता है जो ऐसे अभिकर्ता होने के नाते कारोबार के अनुक्रम में या तो माल के विक्रय या विक्रय के प्रयोजनों के लिए माल के पारेषण का या माल के क्रय का या माल को प्रतिभूति पर धन खड़ा करने का अधिकार रखता हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो वाणिज्यिक अभिकर्ता कहलाएगा। ये भी हमें सेक्शन 2.9 में है डेफिनेशन, बस यही याद रखनी है। ओके, इसके बाद है प्राइस। प्राइस कीमत, कीमत क्या है भाई, कीमत से कोई भी ऐसा कंसिडरेशन अभिप्रेत है जो माल के विक्रय के धन के रूप में हो। ठीक है, कीमत क्या है, प्राइस क्या है, कोई भी ऐसा प्रतिफल अभिप्रेत है जो माल के विक्रय के धन के रूप में हो, माल के जो गुड्स के धन के रूप में होगा, तो वो क्या है, वो कीमत है। बात करता है इसके बाद में प्रॉपर्टी की या संपत्ति, सेक्शन 2.11। तो प्रॉपर्टी मीन्स द जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट मेयरली ए स्पेशल प्रॉपर्टी। तो संपत्ति क्या है, संपत्ति से माल की साधारण संपत्ति, ना कि कोई विशेष संपत्ति अभिप्रेत है। तो संपत्ति क्या है, कोई भी साधारण जो संपत्ति है वो संपत्ति मानी जाती है, ठीक है, जो गुड़ की संपत्ति है। इसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ गुड्स की बात करता है सेक्शन 2.12। तो क्वालिटी ऑफ गुड्स क्या है, क्वालिटी ऑफ गुड्स के अंतर्गत उसकी स्थिति या दशा आती है, ठीक है, उसकी गुड्स की स्टेट और कंडीशन किसके अंतर्गत आती है, क्वालिटी ऑफ गुड्स के अंतर्गत आती है। सेक्शन 2.12 बात करता है इसकी। इसके बाद है सेक्शन 2.13 विक्रेता की बात करता है, सेलर की। तो सेलर कौन है भाई, सेलर मीन्स ए पर्सन हु सेल्स और एग्री टू सेल गुड्स, कि विक्रेता वो व्यक्ति है जो माल का या तो विक्रय करता है या विक्रय करने का करार करता है। ओके, क्रेता कहाँ पर डिफाइन है, 2.1 में है, और विक्रेता कहाँ पर है भाई, 2.13 में है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद में आता है स्पेसिफिक गुड्स। तो विनिर्दिष्ट माल क्या होगा, विनिर्दिष्ट माल से वह माल अभिप्रेत है जो उस समय जब विक्रय की संविदा की जाती है परिलक्षित और करारित किया जाता है। ठीक है, ये कह दिया जाता है कि भाई मैं ये वाला सामान खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, जब वो विक्रय करता है, विक्रय करने का करार करता है, तो वो माल क्या होगा, ऐसा माल स्पेसिफिक गुड्स माना जाता है। फिर सेक्शन 2.15 बात कर देता है कि ऐसे शब्द जो कि यहाँ पर यूज तो किए गए हैं लेकिन डिफाइन नहीं किए गए हैं, तो उनका कहाँ से माना जाएगा, उनका मीनिंग कहाँ से लिया जाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से लिया जाएगा। ठीक है, उन पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त किए गए हैं किंतु परिभाषित नहीं है और भारतीय संविधान अधिनियम 1872 कानून में परिभाषित है, वे ही अर्थ होंगे जो उन्हें उस अधिनियम में सन्निविष्ट हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बारी बता देती हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी डेफिनेशन है। एक तो है स्पेसिफिक गुड जो बात करता है 2.14 में, एक है सेलर 2.13, क्वालिटी ऑफ गुड्स 2.12, प्राइस 2.10, इसके बाद में है दिवालिया इंसॉल्वेंट 2.8, गुड्स एंड फ्यूचर गुड्स मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन 2.6 एंड 2.7, फिर है इसमें बायर 2.1 में और डिलीवरी 2.2 में, गुड्स और जो परिदेय स्थिति में गुड्स होंगे वो है 2.3 में। ठीक है, और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, ये भी याद रखना है आपको अच्छे से। कहने का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट सारे ही डेफिनेशंस हैं लेकिन कुछ कुछ ज्यादा मेन है, वो ज्यादातर पूछ ली जाती हैं। ओके, चलिए अब हम कुछ एमसीक्यू भी डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहला है माल विक्रय अधिनियम 1930 का क्रमांक क्या है। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, तो मैंने उसमें आपको अच्छे से बताया था कि कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शंस हैं, एक्ट नंबर कौन सा है, कब से स्टार्ट हुआ, मींस कब से इन्फोर्समेंट में आया, कब से इनएक्ट हुआ था। ठीक है, सारी बातें मैंने उसमें बताई हैं। चलिए देख लेते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज वो वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा है। तो भाई क्वेश्चन नंबर है 1, जो कहता है कि माल विक्रय अधिनियम 1930 की स्थिति को लागू किया गया था। तो कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1 जुलाई 1930 में लागू हुआ, परिवर्तन में आया, इन्फोर्समेंट में आया और 15 मार्च 1930 में ये इनएक्ट हुआ था। ओके, इसके बाद है सेक्शन 2, कहता है कि माल विक्रय अधिनियम 1930 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो कितनी धाराएं हैं भाई? टोटल धाराएं हैं 66, 66 और चैप्टर में कितने चैप्टर में डिवाइड की गई हैं? ये चैप्टर 7 चैप्टर में डिवाइड की गई हैं। टोटल चैप्टर हैं 7, सेक्शन है टोटल 66। ओके, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि माल विक्रय अधिनियम 1930 का क्रमांक संख्यांक क्या है, कि एक्ट नंबर भाई कौन सा है। तो एक्ट नंबर है हमारा 3, 1930 का एक्ट नंबर है 3, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। फिर है माल विक्रय अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं। तो मैंने आपको अभी बताया चैप्टर टोटल 7 है, तो आंसर हुआ हमारा सी। इसके बाद है एक भागिक स्वामी और दूसरे भागिक स्वामी के मध्य विक्रय की संविदा हो सकेगी। कैसी हो सकेगी? शर्त रहित हो सकेगी, शर्त सहित हो सकेगी, आत्यांतिक हो सकेगी, आत्यांतिक या सशर्त हो सकेगी। तो आंसर है हमारा कि अगर कोई भागिक स्वामी है और दूसरे भागिक स्वामी के मध्य अगर वो सेल की कोई संविदा करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी विक्रय करने का, तो वो कैसा हो सकता है? आत्यांतिक या सशर्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, माल विक्रय अधिनियम 1930 पारित होने के पहले ये समयवार किस अधिनियम द्वारा शासित होते थे। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया था कि कहां से शासित होते थे भाई। भारतीय संविदा अधिनियम के चैप्टर 7 में जो सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123 तक दिया हुआ है, वहां से शासित होते थे। ओके, लेकिन उसके बाद में एक नया एक्ट बना दिया गया 1930 में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो अब ये यहां से शासित होते हैं। तो आंसर होगा भारतीय संविदा अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन हमारा 7, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के किन धाराओं पर में माल विक्रय के बारे में प्रावधान किया गया था? अभी बताया है सेक्शन 76 से 123 तक। आंसर हो गया ए। इसके बाद है भारतीय माल विक्रय अधिनियम 1930 का नाम परिवर्तित करके किस सन में माल विक्रय अधिनियम 1930 किया गया था। तो मैंने आपको बताया था ये किया गया था 1963 में। ओके, कब किया गया था? 1963 में। हमारा आंसर हुआ बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है माल विक्रय अधिनियम 1930 का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है, इस प्रावधान से संबंधित धारा कौन सी है। तो ये बात करता है सेक्शन 66 जो कि सेविंग क्लोज है। ये बता देता है कि जो भी पहले काम किए गए हैं गुड्स से रिलेटेड उस पर ये अधिनियम प्रभाव नहीं डालता। तो इसका मीन्स क्या हुआ? ये भविष्यलक्षी है, भूतलक्षी नहीं है। ओके भाई, तो आंसर हो गया ए। फिर है माल विक्रय अधिनियम लागू होता है, मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई कि कहां पर? चल संपत्ति कि क्या है भाई, कहां पर लागू होता है? अचल पर लागू नहीं होता है, केवल चल संपत्ति पर लागू होता है ना। क्योंकि जब मैंने आपको किसकी डेफिनेशन बताई थी? माल की डेफिनेशन बताई थी, तो उसमें बताया गया था कि अनुज्ञेय दावे, एक्शनेबल क्लेम्स और धन से भिन्न हर किस्म की जंगम संपत्ति माल के अंतर्गत अभिप्रेत है। ठीक है, तो अब ये गुड्स एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, तो ये किसकी बात कर रहा है? इसका मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। ओके, तो माल विक्रय अधिनियम कहां पर लागू होता है? ये लागू होता है चल संपत्तियों पर। ओके, फिर इसके बाद में एक केस लॉ का क्वेश्चन है जो बात करता है कि इंस्टॉलमेंट सप्लाई लिमिटेड बनाम एसटीओ वाद किससे रिलेटेड है। चलिए ये क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बस आज यहीं तक क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रहने देते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं, रिवाइज कर लेने हैं। ओके, ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैं लेके आती रहूंगी, तो आप इसे देखते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा
और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप इसकी सीरीज आगे भी चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।